नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, नया वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है और इस नए वित्तीय वर्ष में हम नया कंसेप्ट लेकर इस प्रोग्राम के साथ आपके पास नए विषय के साथ हाजिर हैं। आयकर और निवेश में क्या सामंजस्य होना चाहिए और इनकी प्लानिंग कैसे होना चाहिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही अगर आप प्लानिंग करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो या टैक्स सेविंग की प्लानिंग हो, वो आपको पूरा भरपूर समय मिलेगा उसमें और आप सुकून से सारा अपने प्लानिंग कर सकते हैं और प्लानिंग के साथ जो भी काम किया जाता है सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए आज इसी विषय पर हम बात करते हैं हमारे विशेषज्ञों से। आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री अरविंद जैन साहब। नमस्कार। अरविंद जैन, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वित्तीय विशेषज्ञ हैं। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं श्री पीयूष चतुर्वेदी। नमस्ते। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आप आयकर से संबंधित और इन्वेस्टमेंट से, निवेश से संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं सीधे फ़ोन कर सकते हैं हमें इस कार्यक्रम में। नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266004 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल का STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए और जो भी जिज्ञासाएं आप हैं उनका समाधान के लिए आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अरविंद जैन साहब, आपसे ही करते हैं। ये वित्तीय वर्ष का पहला हमारा निवेश कार्यक्रम का ये एपिसोड है जी। तो हमारा आज का विषय जो रखा है आयकर और निवेश। आयकर के बारे में पीयूष जी हमें बेहतरीन तरीके से बताएंगे और विस्तार से बताएंगे। निवेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आयकर और निवेश का सामंजस्य कितना फ़ायदेमंद होता है और कैसे बनाया जाए? देखिए, आयकर और पहले तो निवेश, जितना आपके पास सरप्लस पैसा होता है उसको आप कहीं ना कहीं निवेश करके रखेंगे तो उसकी संभावना वेल्थ के बढ़ने की और संभावना बढ़ जाती है। लेकिन खाली निवेश करते जाएं और उसके पीछे टैक्स प्लानिंग ना करें तो हमें आखिरी में बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है जब हमारा हाथ का कमाया हुआ पैसा टैक्स के रूप में जमा हो जाता है। तो जब भी हम निवेश की प्लानिंग करें, साथ में अगर हम टैक्स की प्लानिंग करते जाएंगे, और ये बहुत सही समय है, अप्रैल की शुरुआत है, कि अगर हम आज से टैक्स की प्लानिंग शुरू कर देते हैं तो हम अच्छा निवेश पे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। जी पीयूष जी, निवेश की प्लानिंग की जाती है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, लेकिन महत्वपूर्ण है आयकर की प्लानिंग भी करना, क्योंकि आयकर भी आपको भरपूर समय देता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन जब ITR दाखिल करने का समय आता है और जो लोग पिछड़ जाते हैं प्लानिंग में, उनके लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनसे निजात पाने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से इनकम टैक्स की प्लानिंग की जाए? नया वित्तीय वर्ष 24-25 स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2024 से। तो ये बहुत अच्छा एक सिनेरियो है, मौका भी है कि आज से ही आप अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं कि मैं अब निवेश भी करूं, टैक्स प्लानिंग भी करूं और एक अच्छा टैक्स पेयर भी बनूं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपकी पुराने साल की जो इनकम है उसका आज अपन को टैक्स कंप्यूटेशन कर लेना चाहिए। आने वाले अपन कुछ अभी समय में कुछ नई टैक्स प्रणाली जो आई उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसमें क्या विशेषताएं हैं, ओल्ड रिजाइम की क्या विशेषताएं हैं। अगर अपन टैक्स प्लानिंग की बात समझें तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे आप LIC ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। आपका हेल्थ इंश्योरेंस से डबल बेनिफिट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। आकस्मिक इमरजेंसी के टाइम पे आपको खर्चा कम नहीं लगता और टैक्स सेविंग भी हो जाती है। फिर एक सरकार की एक नई योजना आई है, नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें आप 50,000 तक का निवेश कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके बच्चों की ट्यूशन फीस हैं, LIC है, आप FD गवर्नमेंट FDs भी करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, सारे विकल्प मिलते हैं एक आयकर दाता को कि जिनकी तरफ वो जाकर वो टैक्स सेविंग कर सकते हैं लीगली और अपना पैसा अपने ही उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है अरविंद जैन साहब, टैक्स सेविंग के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन वहाँ भी नज़र आते हैं जी। ऐसी कौन कौन से निवेश की योजनाएं हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें टैक्स सेविंग मिल सकती है? देखिए, जैसे कि अभी चतुर्वेदी ने बताया, हम PPF में पैसा डाल सकते हैं, हम NSC में डाल सकते हैं, हम LIC के माध्यम से पैसा डाल सकते हैं, हम टर्म प्लान ले सकते हैं,
हम टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, फिर ELSS में हम डाल सकते हैं। आपके घर में अगर 2 बच्चे तक हैं, 2 बच्चों की एजुकेशन की जो भी आपके फ़ीस जमा करते हैं आप, ये सब मिला के आप 1.5 लाख रुपये तकरीबन बचा सकते हैं। इसके बाद सरकार की जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें 50,000 आप बता सकते हैं। घर में अगर आपका परिवार है तो आप उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए जिसमें 25,000 रुपये तक आप बचा सकते हैं यदि आप 60 साल से कम उम्र के हैं। 60 साल से ज़्यादा यदि आपकी उम्र है तो आप 50,000 तक बचा सकते हैं। साथ में अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स आपके घर में हैं तो आप 50,000 रुपये उनका भी मेडिक्लेम करके 50,000 रुपये बचा सकते हैं। ये अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं जिनको आपको अभी से प्लान कर लेना चाहिए अपने बजट के हिसाब से। जी जी पीयूष जी, अभी हाल ही में कई लोगों ने ITR फाइल किए हैं और मान लीजिए अभी कुछ संभावनाएं हैं क्या जो चूक गए हैं, नहीं कर पाए, या किसी पेनल्टी के साथ या कुछ विकल्पों के साथ वो जमा कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जो लोग वित्तीय वर्ष 23-24 का ITR करना भूल गए हैं उनके पास अभी 1 साल का समय और है। अच्छा, वो उसके लिए उन्हें ITR U फाइल करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां ये है कि अगर आपका वर्ष 22-23 में रिफ़ंड निकल रहा है तो वो रिफ़ंड नहीं क्लेम कर पाएंगे, लेकिन उनको 1,000 से अधिक की लेट फ़ी भी लग सकती है और कुछ एडिशनल टैक्स भी जमा करना पड़ सकता है, लेकिन रिटर्न फाइल हो जाएगा। उसको बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग विथ एप्लीकेबल लेट फ़ी, उसको बोलते हैं ITR U। वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जाएंगे, आप आपका फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ITR U भरेंगे और उसमें से जाके आप ITR U फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ प्रावधान है कि जैसे असेसमेंट ईयर का मान लीजिए रिफंड नहीं मिल पा रहा उसको, तो वो मिलने की कुछ संभावनाएं अगर हैं? किसी असेसी ने अपना रिटर्न टाइमली सबमिट कर दिया है और वो आधार से E-वेरीफाइड हो चुका है तो और उसका रिफ़ंड हुआ है, अब रिफ़ंड आने के कुछ कारण ये भी हो सकता है कि उसका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और पैन कार्ड ये तीनों चीज़ लिंक नहीं है, तो वो अपना नाम बैंक में या आधार कार्ड में या पैन कार्ड में चेंज करा ले। उसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपनी बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट कर ले और एक ग्रीवेंसेस फाइल कर दे कि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया था, मेरा ये रिफ़ंड था, चूँकि मेरे को रिफ़ंड नहीं मिला है, कृपया रिफ़ंड प्रदान करने का आग्रह ऐसा कर सकते हैं तो रिफ़ंड आ जाएगा। मतलब मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। उसकी जो भी प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो रिफंड आपको मिल जाएगा। जी, अरविंद जैन साहब, मार्केट का करंट सिनेरियो जो अभी देख रहे हैं काफ़ी अच्छे संकेत हैं, और आने वाले समय के लिए किस तरह की इमेज आप देख रहे हैं? क्या संभावनाएं आपको लगती हैं? इन्वेस्टर्स को कौन कौन से सेक्टर की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए? देखिए, पहला तो ये कि निवेश किए जाइए। अभी अपना समय बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले और 2-3 साल तक मुझे कोई समस्या नहीं दिखती है। तो जितना पैसा आपको कहीं और लगाना है, इधर उधर से बचा के अगर आपने इकट्ठा किया है, सिर्फ और सिर्फ शेयर बाज़ार में निवेश कर दीजिए। अगर डायरेक्ट रिस्क नहीं लेना है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से कीजिए, और अगर रिस्क ले सकते हैं, थोड़ी समझ रखते हैं, तो सीधे इक्विटी मार्केट के माध्यम से उतर जाइए। नंबर 1 बात। नंबर 2, किस किस क्षेत्र में लगाना है? तो जो हम जनरली जो आजकल हम लोगों के बीच में चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है सरकार का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लगा सकते हैं। बैंक बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, GST का कलेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ रही हैं, देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग सेक्टरों में डिवाइड करके अगर आप लेना चाहें तो आप किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जो भी काम करें किसी जानकार की मदद लेके करें, अगर आपको खुद नहीं समझ में आता है तो। जी, अच्छा, जानकार की मदद से मेरे को एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है पीयूष जी, आपसे और आप दोनों से ही है कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कुछ जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। जी। और मैक्सिमम लोग मोबाइल पर ही वो कई सारे आप नाम नहीं लेंगे उन ऐप्स के, उनके ज़रिए ऑनलाइन जानकारी वो लेते रहते हैं, अपडेट्स भी लेते हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी उसके आधार पर निर्धारित कर लेते हैं। तो वो कितनी ऑथेंटिक हैं? वो ज़्यादा बेहतर हैं या फिजिकली किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कस करके वो निर्णय लेना बेहतर है? पीयूष जी, आपका क्वेश्चन आज के यंग जनरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा बैठता है। आजकल मोबाइल ऐप्स के थ्रू लोग बहुत सारी शेयर ट्रेडिंग ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं जी। और अगर उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है तो वो किसी न किसी फ्रॉड में
या लॉस में आ जाते हैं, तो उनका पूरा पैसा जो निवेश करते हैं वो डूब जाता है। तो इसके को बचने के लिए सबसे पहले आप प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज होना शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बारे में सोच समझ के, और आपका एक कोई वित्तीय सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करे। और फिर उसके बाद जो भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, सेबी द्वारा, IRDA द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसमें जो भी आप निवेश कर रहे हैं उसकी डेली रिपोर्टिंग आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, सेव कर लीजिए कि मैंने ये इस दिनांक को ये ट्रांजैक्शन किया था। कई बार ये देखा गया है ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, पैसे कट जाते हैं, लेकिन शेयर डीमेट नहीं हो पाता, या शेयर गलत भाव से बिक जाता है, या कुछ भी लॉस आ जाते हैं। तो वो आप एक आपका बैकअप प्लान होना चाहिए और प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सारे ट्रांजैक्शंस की, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा आप ऑफलाइन वर्ल्ड में जा सकते हैं, किसी वित्तीय सलाहकार को, किसी स्टॉक ब्रोकर को सलाह लेके आप निवेश कर सकते हैं, और ये अच्छी राय भी हो सकती है। जी जी इसमें उनको जोड़ना चाहूँगा। जी होता यह है कि जो यंगर जनरेशन है उसको अपने आसपास के लोग जब बात करते हैं तो उसको बड़ा उत्साह आता है, उसको बड़ा ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो वो जल्दी पैसे कमाने की फेर में वो इस तरह की ऐप को डाउनलोड कर लेता है। जबकि अगर आपको ध्यान हो तो सेबी ने भी ये चीज़ बोली है कि बाज़ार में 100 अगर निवेशक आए हैं तो उसमें से 90 लोग घाटा उठा रहे हैं सिर्फ जानकारी के अभाव में और इस तरह की ट्रेडिंग करने के चक्कर में। तो थोड़ा सा एक वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लेना चाहिए, इस बात को मैं भी कहूँगा। वैसे भी मुझे एक गीत की एक लाइन याद आ रही है कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। हम स्क्रीन पर वो सारा कुछ देख तो लेते हैं लेकिन वो तस्वीर बोल नहीं पाती, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाती, आपको प्रेरणा दे सकती है जी। तो यहाँ से प्रेरणा आप ले सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये जानकारी जो होती है क्या वो तटस्थ होती है, या क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी मानसिकता से प्रेरित होते हैं? देखिए, दुनिया में सब तरह के लोग हैं, तो हम एकदम ये भी नहीं कह सकते कि सभी लोग अच्छे हैं। कुछ खराब होते हैं, उन खराब की वजह से पूरे शो का नाम खराब होता है। जी हाँ। तो आपको सावधानी रखना ज़रूरी है, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए, और वो जानकारी के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं तो किसी वित्तीय सलाहकार से मिलें। बिल्कुल सही है। जानकारी तो हर जगह, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, अगर यात्रा पे भी जा रहे हैं तो रूट की अगर जानकारी है तो आपकी यात्रा सुखद सरल संपन्न हो जाती है। बिल्कुल सही है पीयूष जी। यही बात, आजकल ऑनलाइन भी ITR फाइल करने के ऑप्शन हैं जी। तो वैसे तो लोग करते भी हैं, जो फिर भी हम वही कहेंगे कि अगर आप परफेक्ट हैं तो ही करिए, या उसकी क्या प्रोसेस क्या होती है, कैसे ऑनलाइन ये फाइल किया जाता है? कौन सा ऐप है? इनकम टैक्स की है वो? इनकम टैक्स की तो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, E-फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स का। अच्छा। और बड़ा ही अच्छा पोर्टल बनाया है, सुविधाजनक पोर्टल है। उसमें आप अपना लॉगिन क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका ITR 1 या ITR 2 जाएगा। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपका ITR 3 या ITR 4 जाएगा। ITR 1 और ITR 4 थोड़ा सा जनरल है, और वो इजी भी है फिलअप करने के लिए, क्योंकि उसमें जो सैलरीड लोग रहते हैं उनको सैलरी की डिटेल ऑटोमेटिकली आजकल आ जाती है। अगर आपका TDS कट रहा है और बैंक में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, या जो भी आपके शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, वो ऑटोमेटिकली आजकल AIS के ज़रिए आने लगे। तो आप उस फॉर्म को आप खुद भी भर सकते हैं। ऑटोफिल फॉर्म भी आने लगे हैं आजकल, उसको आप क्रॉस चेक कर लें, आपके बैंक स्टेटमेंट से, आपके सैलरी स्टेटमेंट से चेक कर लें, और आपको सारी चीज़ें ठीक लगती है तो आप उसमें ओके करते जाइए और प्रोसीड करते जाइए। आपका रिटर्न अपने आप फिल्डअप हो जाएगा। फिर लास्ट में वो आधार OTP मांगेगा, आधार OTP से वेरीफाई कर दीजिए। रिफ़ंड है तो रिफ़ंड भी आजकल बड़ी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। और अगर आपका कोई टैक्स है तो आप टैक्स भी ऑनलाइन भर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट में अभी 2 महीने पहले एक अच्छा अमेंडमेंट आया कि आप अब UPI के थ्रू भी आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी UPI सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू भी आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं, और घर बैठे बैठे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपकी दिक्कत हो, जो आपका नज़दीकी वित्तीय सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। टैक्स फाइलिंग को बड़ा इजीली बना दिया गया है सरकार ने। जी जी।
पीयूष जी, अभी आपने एआईएस का जिक्र किया, जी। तो एआईएस जो सिस्टम है, अब वो जमाने गए कि आप बच के निकलने की कोशिश करते थे, और कई लोग पहले कामयाब भी हो जाते थे टैक्स बचाने के लिए, कहीं से कहीं कुछ भी जोड़ तोड़ किया। लेकिन एआईएस के माध्यम से पूरी ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी है उसमें। अगर आप जरा सा भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सरकार की नज़र में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एआईएस किस तरह से काम करता है ये क्या, एक- या क्या क्या ट्रांजैक्शन को ये पकड़ता है? AIS एक इंटरमीडिएट सर्विस है जो इनकम टैक्स पोर्टल पर है। हाँ, सारी चीज़ें आजकल पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक है। आपका बैंक अकाउंट, आपके शेयर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट, आपके सारी प्रॉपर्टीज़, तो जो भी आप ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है अपन AIS उसको बोलते हैं सिस्टम, उसमें आ जाती है। उसका आप हर क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे उसको PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। कई बार हो सकता है गलत भी हो इन्फॉर्मेशन। उसको चेक करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये ओके है, तो वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपके रिटर्न में आ जाएगी और आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। AIS में सारी सरकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे सेबी, RBI और आपका पेंशन फंड। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है AIS। और जो इन्फॉर्मेशन एक तो AIS के थ्रू दे सकते हैं, और एक फॉर्म होता है 26AS। 26AS में जिन लोगों ने आपका TDS काटा है, आपके एम्प्लॉयर ने, आपके बैंक ने, आजकल एक अभी नए प्रावधान में आया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें भी TDS एप्लीकेबल है। TDS प्रॉपर्टी में अच्छा। उसमें भी बहुत इजी कर दिया है। उसमें भी आप 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स उसका TDS काटना है 1%। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा आसान है उसको रिपोर्ट को जनरेट करना, और बड़ी सरलता से आप आपका इनकम एनालाइज कर सकते हो। आपका किन किन स्रोतों से आपकी इनकम आ रही है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, आपका GST टर्नओवर भी आप AIS के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा है। जी। अरविंद जैन साहब, आजकल जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया, या हमारे पास बल्क में पैसा आया और हमें 2-4 साल बाद उसको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए मार्केट में क्या ऑप्शन है? कहाँ उसको एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ताकि वो कैपिटल गेन वगैरह का भी रहता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेम, वो अभी पीयूष जी से बात करेंगे उसके बारे में। जी जी। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है इस पर। जी। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सरकार का नियम ये है कि आपको एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवा के वो जो पैसा आया है पहले आपको उसमें डालना होता है। कैपिटल गेन अकाउंट। जी। और उसके माध्यम से आपको दूसरी कोई कैपिटल खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप उसमें टैक्स बचा सकते हैं। नहीं तो आपको कोई बॉन्ड खरीदना होता है, वो पैसा आप शेयर मार्केट में यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा। जी, इसके लिए आप शेयर मार्केट में प्रॉपर्टी के बॉन्ड्स आते हैं, आप चाहे तो उसमें पैसा लगा के कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी का पैसा शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर लगाना है तो आपको उसको ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जी जी। अच्छा, कई लोग अरविंद जी आपसे ये है कि सेविंग अकाउंट में वो पैसा डाल देते हैं, लेकिन उस पर फिर उनको टैक्स लगता है। जब भी पकड़े जाएंगे तो लगेगा। नहीं, पकड़े तो जाएंगे ही, अब वो तो खैर वो तो बिल्कुल है, सारा ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपने इस तरह की कोई आमदनी, कोई इनकम हुई है, आपको कोई इस तरह का सोर्स कोई पैसे का आया है, तो आपको उस पर टैक्स देना मेरा पड़ेगा। मतलब ये है पीयूष जी के, मान लीजिए मेरे पास, मैंने प्रॉपर्टी बेची, अब मुझे जानकारी नहीं है, तो सीधा बैंक में ही जमा करूंगा उस पैसे को ले जाकर, तो उसके लिए कैपिटल गेन अकाउंट किस तरह से उसको मदद देता है? जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन लगता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, फ्लैट है, तो एक ऑप्शन ये आता है कि अगर आपको वो कैपिटल गेन बचाना है तो आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जी। दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते और इनकम टैक्स ये बोलता है कि आपके पास 2 साल हैं, तो 2 साल तक क्या करें उन पैसों का, क्योंकि आपको इनकम टैक्स इन बिटवीन इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। तो एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, उसमें आप डिपॉजिट कर देंगे तो ये माना जाएगा कि आपने कैपिटल गेन सेव कर दिया। अच्छा, आप ना प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ना कैपिटल गेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक कैपिटल गेन बॉन्ड्स स्कीम है, लेकिन वो 50 लाख तक का ही आपको कैपिटल गेन सेव कर पाएगा। उसका लॉक इन पीरियड भी 5 साल का है। ठीक है। अब आई कि उस पैसे का यूज़ कैसे किया जाए। अगर आपको ऐसा कोई कैपिटल गेन हुआ है, आपने आपका ITR फाइल कर लिया है, नाउ आप
उस इनकम, बची हुई इनकम को या टैक्स पेड इनकम को फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जी और उसको भी अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि मैंने और ऊपर मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी मैंने बढ़ा दी, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज हायर रहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा कम लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप टू 30% भी लग सकता है आपको। जी जी तो वो ये एक विषय है ओपिनियन करने का, ओपिनियन लेने का, किसी से कंसल्टेंसी लेके ही ये आप सारा कैपिटल ट्रांजैक्शन करें। अच्छा, अभी दो विकल्प नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप दोनों ने अभी जिक्र किया, कैपिटल गेन अकाउंट बैंक में डाल दें या कैपिटल गेन बॉन्ड जो हैं, इनमें से बेहतर क्या रहेगा? मतलब नहीं, कैपिटल गेन अकाउंट्स तो तब खोलोगे ना जब आप सरकार को ये बोल रहे हो कि मैं आने वाले समय में कैपिटल कोई असेट्स खरीदूंगा। हाँ, वो एक टाइम के लिए दी है, वो 2 साल लगभग उसकी। वो 2 साल बाद आप उसको अकाउंट को आपको जीरो करना है। जी जी और कैपिटल बॉन्ड ये है कि आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, आपको कैपिटल गेन बचाने के लिए तो NHI RSE के बॉन्ड्स हैं वो आप खरीद लीजिए। तो उसका 5 इयर्स का लॉक इन 5 साल पीरियड की है, लॉक इन पीरियड है उसका। उसमें इंटरेस्ट भी कुछ नॉमिनल सा इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि टैक्सेबल रहता है, उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, तो वही दोनों अलग अलग चीज़ें दोनों हैं। अलग अलग। अच्छा, कई लोग बल्क में पैसा आता है तो लिक्विड फंड में भी डाल देते हैं। हालांकि टैक्स सेविंग से रिलेटेड वो सवाल नहीं है मेरा, तो लिक्विड फंड में कब डालना चाहिए और क्यों डालना ये चाहिए? बेसिकली क्वेश्चन होना चाहिए कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंड, तो हाँ, वो सर उसमें बताएंगे आता अच्छे से। जी पहले तो मेरा कहना ये कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप थोड़े जानकार हैं, समझते हैं, तो सीधे इक्विटी बाजार में आइए, इन फंड्स के चक्कर में मत पड़िए। बिल्कुल। फंड्स में रिटर्न बहुत जल्दी और एग्रेसिव नहीं मिलते हैं। अगर आपको इक्विटी मार्केट की समझ पड़ती है या आपके साथ कोई अच्छा वित्तीय सलाहकार है तो आप उसकी मदद लेकर इक्विटी मार्केट में आ जाइए। क्योंकि आने वाले, जैसे मैंने कहा, 3 साल 4 साल तक तो मुझे किसी प्रकार की इस बाज़ार में कोई तकलीफ़ नहीं लगती है, जब तक कि कोई तीसरा महायुद्ध ना हो जाए। जी बस आपको उसमें ये देखना होता है कि आप जो निवेश कर रहे हैं उस निवेश के ऊपर आपको कितनी तरह के टैक्स लग रहे हैं। चूँकि आज आयकर और निवेश पर बात चल रही है, तो मैं आपको शेयर बाज़ार से संबंधित जो टैक्स हमको देना पड़ सकते हैं और वो किस किस तरह के टैक्स होते हैं उस पर भी थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूँगा। तो शेयर बाज़ार में भी हमारे ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टैक्स, इन सब के अलावा भी 4 टैक्स और होते हैं। जी जी 4 तरह की ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं। एक वो होता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, सुबह लेता है शाम को बेच लेता है, हाँ तो वो हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में गिनते हैं। दूसरी प्रकार का होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे आपने कोई डिलीवरी उठाई, उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीने में बेच दिया, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और उस पर हमें 15% का टैक्स लग जाता है। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसी कोई भी शेयर या इक्विटी जो आपने 12 महीने से ज़्यादा रख ली तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, और उसमें भी आपको पहले 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। 1 लाख के ऊपर यदि आपका टैक्स बन रहा है तो फिर आपको 10% के मद से उसमें टैक्स देना पड़ता है। और चौथा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन का जो टैक्स होता है उसको हम बिजनेस इनकम के रूप में गिनते हैं। तो पहला हुआ स्पेकुलेटिव, दूसरा शॉर्ट टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म और चौथा बिजनेस इनकम। इनको कैसे सेट ऑफ करते हैं ये फिर हम अगली बात करते हैं। बिल्कुल सही है। पीयूष जी, आजकल आधार और पैन कार्ड को लिंक करना कंपलसरी हो गया है, बिल्कुल। और काफ़ी कुछ हो चुकी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम ITR फाइल कर देते हैं लेकिन रिफंड हमें नहीं मिल पाता, वो बैंक से ई-वेरिफिकेशन होता है क्या, उस तरह की वो क्या प्रक्रिया है? अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है, जी लिंक कब होगा? जब दोनों की डिटेल सेम होगी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी है, आपने अच्छा वो ले लिया। मेरे को एक बात ध्यान में आ गई कि जो आजकल आपने देखा होगा OTP फ्रॉड्स हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग OTP पूछते हैं और फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मोबाइल नंबर हैक है, तो मोबाइल नंबर वही अपडेट कराइए जो आपका स्वयं का हो। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रीपेड मोबाइल नंबर है और रिचार्ज नहीं कराया, मोबाइल एक्सपायर हो गया, वो नंबर किसी और को अलॉट हो गया। अब आप समझिए कि वो OTP उसने रिचार्ज करा लिया और वो OTP उसके पास गया, तो फिर अब सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अब वो रेगुलेट करेगा आपके। तो हमेशा ये कोशिश करिए, आप ऑलवेज आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। और जहाँ तक ख्याल है, आप पोस्टपेड नंबर लें, ठीक है। अब
इस लिंकिंग वाली बात पे आ जाते हैं। तो ये जब दोनों चीज़ें लिंक अगर आपके हो जाएगी, जब आप ITR फाइल करेंगे तो आधार OTP से आप वेरीफाई कर लेंगे और बहुत जल्दी ही आपका रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा अगर सारी चीज़ अच्छी रही तो। अब कई बार ऐसा होता है कि आधार लिंक नहीं हो पा रहा है, तो आधार लिंक अगर आपका 31 मार्च से पहले नहीं हुआ है, 2022 वैसे उसकी डेट थी, अब वो आपको 1,000 रुपये की लेट फी लगेगी। अच्छा, 1,000 रुपये का आप चालान जमा करेंगे, आधार पैन कार्ड लिंक होगा, फिर OTP से आप वेरीफाई करेंगे। फिर भी अगर आप इसमें भी आप डिले हो गए तो आप जो रिसिप्ट निकल रही है आपकी, वो उसको आप रिसिप्ट को निकाल के साइन करके 30 दिन के अंदर बेंगलोर CPC भेज दें, उसके अंदर एड्रेस लिखा रहता है, तब भी आपका रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा। पर 99-100% आप आधार पैन कार्ड लिंक कर लें। अगर आपका आधार पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे और आपको 20% हो सकता है TDS की लायबिलिटी झेलना पड़ जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिए हैं कि अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं था तो आप पे 20% की TDS लायबिलिटी आ जाएगी। जी जी। कई दर्शक ऐसे हो सकते हैं जो किसी कारण से नहीं करा पा रहा है या प्रोसेस नहीं पता, तो ये लिंकिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ से संचालित होगी, किस तरह से तो कराना अगर आपको लगता है कि मेरा आधार कार्ड में कुछ चीज़ अपडेशन होना है तो आधार कार्ड सेंटर जा सकते हैं। आजकल बैंकों में मशीन्स लगी हुई हैं, बिल्कुल। जो भी उसकी नॉमिनल फीसेज है उसको देख के आप आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा लें। या आपको पैन कार्ड में भी अपडेशन कराने हैं तो वो भी ऑनलाइन करा सकते हो आप। ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाके या उसका फॉर्म भर के आप नज़दीकी आयकर सेवा केंद्र पे आप देके, या आपका जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट है, तो पैन कार्ड की डिटेल भी आप चेंज कर सकते हैं। जब दोनों डिटेल सेम हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपका लिंक हो जाएगा। जी जी। अरविंद जी, अपनी इनकम और लायबिलिटी को देखते हुए कई सारी जैसे टैक्स सेविंग स्कीम आपने बताई मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अपनी लायबिलिटी और इनकम के हिसाब से और फ्यूचर प्लानिंग के लिए किस तरह की क्या पैमाना रखना चाहिए कि कौन सी स्कीम का हम चयन करें? देखिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम बात निवेश की कर रहे हैं तो सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करना ही एक निवेश नहीं होता है। बिल्कुल। यदि बीच में बात आई थी कि मेडिक्लेम ले लेना चाहिए, लोगों को मेडिकल हेल्थ पे जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हेल्थ के खर्चे बहुत हो गए हैं। तो यदि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा मेडिकल हेल्थ का आप इंश्योरेंस ले लीजिए। यदि आप एकमात्र घर के कमाऊ पूत हैं, एकमात्र सदस्य हैं जो कमा रहे हैं और सारा परिवार आपका डिपेंडेंट है, तो आपको एक टर्म प्लान भी लेना चाहिए। एक अच्छा टर्म प्लान 50 लाख से 1 करोड़ का, बहुत रीजनेबल रेट में 8,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको 50 लाख से 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता है और आपके पूरे घर के परिवार के एक तरफ से निश्चिंतता हो जाती है उसमें। बिल्कुल। तो आपको वो ले लेना चाहिए। PPF में पैसा डालिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको लोन लेना हो तो आपको अपने खुद के पैसे पर ही लोन मिल जाए। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। तो ये कुछ निवेश के तरीके हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर आपने पैसा खर्च बचा लिया तो भी पैसा कमा लिया। बिल्कुल सही है। तो ऐसे हेल्थ संबंधी खर्चे या आकस्मिक खर्चे बचाने के अगर आप निवेश करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। दूसरा खर्चा बचा के भी आप पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो भी आपकी एक बचत है। जी बिल्कुल सही है। और ये काफ़ी सुलझे हुए मानसिकता से ये सब किया जाना चाहिए और विशेषज्ञ से राय लेकर करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होते हैं। मेरा मानना है कि आपको ये करना ही चाहिए। जैसे घर में दूसरे बहुत सारे कंपलसरी काम होते हैं, उस तरह के ये 2 काम कंपलसरी अपने जीवन में कर लीजिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस कराना और एक टर्म प्लान लेना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा है घर में हो माया, ये सेकंड आ गया इन्वेस्टमेंट वाला। तो पीयूष जी, आजकल भी एक दुविधा सामने आती है जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी। वैसे तो अब काफ़ी कोई जागरूकता बढ़ गई है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का एक 2 रास्ते रख दिए हैं सामने, हम दोराहे पर खड़े हो गए हैं अभी। तो ये इनके क्या नफ़ा नुकसान है, कौन सा रिजीम किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नहीं है? ये न्यू टैक्स रिजाइम 2 साल पहले ही बजट में आया है। हाँ जी। ये इसका दूसरा साल है। बेसिकली मीडियम लेवल ग्रुप, मिडिल एज ग्रुप, इनकम लेवल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ये न्यू टैक्स रिजाइम काफ़ी अच्छी रिजाइम है और लोगों को इसमें फ़ायदा भी है। जिन लोगों का निवेश नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, LIC में, FDs में, वो नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजाइम बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें
लोअर टैक्स लग रहा है आपको, आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख 5%, फिर हर 3-3 लाख पे 5-5% बढ़ता वो जाएगा। स्लैब उसका इस तरह से रखा गया है कि वो लगभग ओल्ड रिजीम के बेनिफिट, जैसे पहले लोग टैक्स सेविंग स्कीम लेते थे इसलिए लेते थे इसलिए कि टैक्स सेविंग हो जाए। हाँ, तो उसमें बहुत बड़ा अच्छा एक सोच निकाली है कि टैक्स के रेट को कम कर दिया गया है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, टैक्स मार्जिनल रिलीफ दी है। पहले ये नहीं थी, पहले अगर आपको 5 लाख तक टैक्स रिबेट मिल जाती थी और 5 लाख 100 रुपये की आप इनकम जैसे 100 रुपये से बढ़ाते थे तो टैक्स 12,500 लग जाता था। मतलब इनकम बढ़ी 100 रुपये की, टैक्स बढ़ गया 12,500 का। तो इस बार बजट में एक प्रावधान आया है, ये अब आपको टैक्स मार्जिनल रिलीफ देगा। अगर इनकम इतनी नहीं बढ़ रही जितना टैक्स बढ़ रहा है, तो जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही टैक्स लगेगा। जैसे अब न्यू टैक्स रिजाइम में तो 7 लाख तक टैक्स नहीं है, मतलब 7 लाख का टैक्स रिबेट में आ जाएगा। अब सपोज करो आपकी इनकम 7,05,000 रुपये आ गई और टैक्स बना आपका 30-35 हज़ार रुपये, तो इनकम बढ़ी 5,000 से, टैक्स बढ़ गया 30,000 से, तो आपका मैक्सिमम टैक्स अब 5,000 ही लगेगा। ये एक बहुत अच्छा प्रावधान है न्यू टैक्स रिजाइम में। तो जो भी अभी 31 जुलाई वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए लास्ट डेट है, जिनका ऑडिट नहीं होना है, सैलरीड ऐसे पर्सन, सैलरीड क्लास पर्सन, बिजनेस पर्सन, तो वो अपना दोनों टाइप से अपना न्यू टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम की गणना कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सैलरीड क्लास लोग हर साल न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज कर सकते हैं, लेकिन खासकर जो बिजनेसमैन लोग हैं, जिनके बिजनेस से आए हैं, उनको लाइफ टाइम में ही एक बार ऑप्शन दिया जाएगा। अच्छा, कि वो चाहे तो न्यू रिजाइम से ओल्ड में चले जाएं या नहीं। अभी अपन बाय डिफॉल्ट न्यू रिजाइम में आ गए हैं सर। अच्छा। इस साल से सभी लोग न्यू रिजाइम में आ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे को ओल्ड रिजाइम में बेनिफिट आ रहा है, तो उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो ओल्ड रिजाइम में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन शिफ्ट हुए ना, तो वो वापस पलट के न्यू रिजाइम में नहीं आ पाएंगे। न्यू रिजाइम में आ गए हैं, लेकिन अगर किसी को पुराने से मोहब्बत है तो वो एक बार उधर जा सकता है, लेकिन एक ही बार होगा, एक ही बार वो लौटने की गुंजाइश बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए वो वन वे है उधर ये से। थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा। तो अपना रिटर्न सोच समझ के फाइल करें, वित्तीय सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प लें। और मेरे को ऐसा लगता है कि 20 लाख तक, 25 लाख तक न्यू टैक्स रिजाइम ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो हमको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको अच्छे ढंग से कैलकुलेट आप करोगे तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम कहीं ना कहीं बेनिफिट होगी। अच्छा। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान अपने हैं फायदे और आप नुकसान अपनी सहूलियत के हिसाब से वो चुन सकते हैं। जी। हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आयकर और निवेश के संबंध में। आयकर और निवेश का क्या आपसी तालमेल है और ये बेहतर कैसे हो सकता है, इस पर हमारे विशेषज्ञ आपको राय दे रहे हैं। और आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660049, 0755 हमारे यहाँ का STD कोड है भोपाल का, और 1800233040 ये यहाँ का टोल फ्री नंबर है। आप जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। अरविंद जैन साहब, आपने कई बार जिक्र किया इक्विटी के बारे में। ये बात सही है कि पैसा तेज़ी से आता है, ग्रोथ होती है, पर एक कहावत है ना, बहुत पुरानी है कि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। तो ये एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। मेरा इशारा है एज फैक्टर की तरफ। जी। तो आयु सीमा के अनुसार किस तरह से, अभी टैक्स स्लैब बताया, इस तरह से हमारी एज ग्रुप भी हैं, तो किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर होता है? देखिए, यदि आपने रिटायरमेंट ले लिया है, इक्विटी में रिस्क भी बढ़ती है। बिल्कुल सही है। यदि आपने रिटायरमेंट ले लिया है और आप ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको म्यूचुअल फंड ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप यंगर जनरेशन में आते हैं और आपके पास एक लंबा समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है आपके लिए कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इस बाज़ार में डालते जाइए। क्योंकि मान लीजिए, आज मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, आपके पास आज अचानक 50 लाख रुपए आते हैं जी। आज 50 लाख रुपए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? एक FD करा सकते हैं, उसमें एक लिमिटेड आपको ब्याज मिलने वाला है और 1 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। आप कह रहे हैं नहीं मुझे खुद का व्यवसाय करना है,
तो पहले एक दुकान ढूंढिए, उसमें फर्नीचर लगाइए, फिर 24 घंटे की सर्विसेज दीजिए, तब जाके आपके हाथ में कुछ लमसम अमाउंट आता है। तीसरा, किसी को उधार दे दिया, वसूली कैसे करेंगे? बिल्कुल। कोई ऐसी जगह आपने निवेश कर दिया गोल्ड सिल्वर में, तो उसकी जोखिम आप दिन रात उसके ऊपर नीचे होते रहेंगे कि कहीं कोई ले नहीं जाए, कोई ले ना जाए। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप ऐसे समय पे अपना पैसा किसी इक्विटी मार्केट में लगा दें। अगर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में ना आना चाहें तो आप पहले अपना पैसा सेफ गार्ड करिए एफडी के माध्यम से, कि आप एक एफडी बनवा के उसको बैंक में जमा करा दें, किसी भी नेशनलाइज बैंक में, जहाँ 7-7.5% का ब्याज मिल रहा है अभी आपको। उसका ब्याज आप मंथली लेना शुरू करें, जितना आपको ज़रूरत है उतना पैसा खुद के लिए उपयोग करें, बाकी आप म्यूचुअल फंड में डाल दें या इक्विटी मार्केट में एक एसआईपी कर दें उसकी। तो आप इस माध्यम से आप पैसा भी लगा सकेंगे और आपकी मूल पूंजी जो है वो सेफ रहेगी एफडी के माध्यम से। जी जी जी। आजकल तो शेयर मार्केट में भी बड़े बेहतरीन इसमें ऑप्शन सामने एक आ रहा है। ऑप्शन और जोड़ना चाहूँगा, जैसे हाँ जी। आपने गोल्ड ज्वेलरी की बात करी थी ना, तो आज आप ई गोल्ड भी खरीद सकते हैं बॉन्ड के थ्रू। आजकल बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार ने ई गोल्ड बॉन्ड्स निकाले हैं। हाँ। ज़रूरत नहीं है कि आप फिजिकल गोल्ड लें, आप मार्केट से कितने भी ग्राम का या ETF के माध्यम से आप ETF invest एक गोल्ड यूनिट भी ले बॉन्ड्स सकते हैं। जी, सही एक कह रहे हैं। यूनिट भी का ले सकते हैं, और उसमें मेरे ख्याल से सरकार का कुछ गारंटेड रिटर्न भी दे रही है उसके अंदर। और जो प्रेजेंट सोने का भाव है, आजकल सोना बहुत तेज़ी पकड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट अच्छा, इस बार ये संकेत देख रहे हैं विशेषज्ञ जो मार्केट के हैं कि इस बार चांदी बहुत चमकेगी, चांद ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या मानते हैं? उसके रंजन पीछे सरकार की एक योजना आई थी, उसका सोलर एक कारण- सोलर पैनल्स जो हम लोग बनाते सोलर हैं, पैनल, बिल्कुल। सोलर पैनल्स बनाने के लिए सिल्वर का उपयोग होता है। अच्छा। तो एक्चुअली वो डोमेस्टिक उपयोग की वजह से या जेवरों की वजह से या निर्यात की वजह से नहीं बढ़ रहा है, उसका उपयोग बढ़ रहा है। तो जब चांदी का उपयोग बढ़ेगा तो स्वाभाविक है आपको उसकी डिमांड डिमांड बढ़ेगी, डिमांड उसके- बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल सही। इसलिए सिल्वर चमक रही है। जी जी। और वैसे ये भी एक धारणा है कि सोना ऑलरेडी बहुत हाइक पर पहुंच चुका है, एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है, वो हालांकि बढ़ता जा रहा है, पर चांदी में अभी संभावनाएं नजर आ और रही हैं। हाँ, संभावना है। अच्छा, आजकल मैं वही आपसे पूछ रहा था कि शेयर बाजार में भी काफ़ी कुछ अच्छे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं, जैसे आपने कहा ना हाइब्रिड फंड्स होते हैं, कुछ बैलेंस फंड होते हैं, तो इसके लेकर के भी एक संतुलन बनाया जा सकता है। डेब्ट फंड्स बोलते हैं हम लोगों ने। जब भी आप इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जी। उसको हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि एक इस तरह के कोई फंड में आपका निवेश करवा दें, जिसको मल्टी एसेट फंड बोलते हैं हम लोग। उसमें इसी तरह की तीनों चीज़ों में काम किया जाता है। इसमें इक्विटी मार्केट भी होता है, उसमें डेब्ट फंड्स भी होते हैं, और इस तरह की जो कमोडिटीज़ से रिलेटेड हैं उन तीनों के फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं संतुलन बना रहे, कुछ घटेगा तो कुछ बढ़ेगा। इस तरह के फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। जी। अब एक संतुलन भी होता है ना, बैलेंस की, इसमें कुछ इक्विटी का भी अंश होता है, कुछ डेट्स का रहता है, और कुछ लिक्विड फंड में भी आप उसमें मेजॉरिटी इक्विटी का रेशो, एसआरएस फंड्स में मेजॉरिटी 60% के आसपास का फंड जो है इक्विटी में जाता है, अच्छा अच्छा। चाहे कितना भी बैलेंस फंड बनाए वो। जी। तो बेसिकली तो इक्विटी फंड में ही जा रहा है। ऐसे टाइम पर वो मल्टी एसेट फंड बहुत काम आता है आपको। अगर लगाना है तो आपको मल्टी एसेट फंड में जाना चाहिए। मल्टी एसेट। एक कहावत याद आ गई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए जी। उसमें डेब्ट भी होनी चाहिए, इक्विटीज़ भी होनी चाहिए। इक्विटीज़ में अलग अलग टाइप के बैंकिंग्स के शेयर, इंफ्रा, बिल्कुल सही है। PSU आजकल चल रहे हैं बहुत, और आपका टेलीकम्युनिकेशन, पावर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी। हाँ, काफ़ी। तो और वैसे भी आने वाले समय गुलदस्ता, के गुलदस्ते में जितनी वैरायटी इसके फूल होंगे उतना ज़्यादा आकर्षक वो बनता आकर्षक है। बनेगा गुलदस्ता। ये- जी। अच्छा पीयूष जी, इसमें टैक्स सेविंग के लिए होम लोन या एजुकेशन लोन, इस तरह की भी काफ़ी कुछ विकल्प होते हैं, या डोनेशन, गिफ्ट में भी कई लोग जाते हैं, उनके लिए अलग अलग क्या प्रावधान है आयकर के? अपन सबसे पहले होम लोन पे चर्चा कर लेते हैं। अगर आप कोई होम लोन लेते हैं, ऐसे घर के लिए लेते हैं जिसमें आप खुद ही रह रहे हैं, जी, तो उसमें जो आप उसका जो प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं वो ATC में काउंट हो जाएगा, अच्छा। और जो उसका इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में माइनस हो जाएगा, माइनस हो मतलब वो एक बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ये दोनों चीज़ें ओल्ड रिजाइम में हैं अभी भी, पर ये दोनों चीज़ें न्यू रिजाइम में नहीं है। अच्छा अच्छा।
अब आते हैं ऐसी प्रॉपर्टी पे हो आपने लोन ले रखा है जो आपकी रेंटेड है, तो उस प्रॉपर्टी का रेंट में से उसका जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो होम लोन का वो माइनस हो जाएगा। वो दोनों रिजाइम में है, भी न्यू रिजाइम में भी और ओल्ड रिजाइम में भी है। तो ये तो हो गए होम लोन लेने के बेनिफिट, और हमेशा होम लोन लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टैक्स में उसकी रिबेट मिलेगी तो ही हम लोन ले लेंगे। होम लोन एक तो सस्ता लोन है और एक सिक्योरिटी भी आ जाती है, अगर आप asset बन जाती एक असेट बन जाती है, और एक टाइप का निवेश का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं अपन, आपने जैसे बोला था गिफ्ट तो और डोनेशन। तो पहले डोनेशन, तो डोनेशन जो हम चैरिटेबल संस्थाओं को देते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को देते हैं, तो उसके अलग अलग डिडक्शंस आप ले सकते हैं। उसमें एक सावधानी रखने वाली बात यह है कि जिस सोसाइटी ट्रस्ट को आप डोनेशन दे रहे हैं उनसे आप पहले तो 100% चेक के थ्रू या ऑनलाइन बैंक के थ्रू आप पेमेंट करें, नगद पेमेंट ना करें, और रिसिप्ट ले लें जिसमें आपका पैन नंबर अपडेट करा लें जी। क्योंकि आजकल जैसे लोग टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, वैसे ये फॉर्म 10BD के थ्रू अच्छा। सारा चैरिटेबल डोनेशन जी, इनकम जी। टैक्स पे फाइल हो रहा है। जी जी ठीक है, अब आते हैं, आपने पूछा था गिफ्ट। तो गिफ्ट तो अपन किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी ओकेशन पे देते हैं। तो गिफ्ट कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, इस पे थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो ऐसा नहीं कि आज आपको कोई चीज़ मिल गई आपने उठा के गिफ्ट कर दी, ऐसा नहीं करेंगे आप। उसका ट्रांजैक्शन देख लीजिए, वो पैसे मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, उस पर टैक्स लग रहा है तो टैक्स दे दीजिए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दीजिए, फिर उस अमाउंट को आप रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। और सामने वाले को भी ये देख लीजिए कि जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं वो कौन है। अगर वो रिलेशन की डेफिनेशन में आता है जी जी तो कुछ ट्रांजैक्शन एग्जम्प्टेड हैं, और कुछ ऐसे ओकेशंस भी हैं, जैसे आपकी अगर मैरिज हो रही है, इंडिविजुअल खुद की मैरिज हो रही है, तो उसमें जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मनी जो मिल रहा है वो टैक्स फ्री रहता है। अच्छा अच्छा और अप टू 50,000 के कैश गिफ्ट्स टैक्स फ्री रहते हैं, ऐसा है। अच्छा, गिफ्ट का भी एक क्राइटेरिया अलग अलग है। ब्लड रिलेशन में अगर आप देते हैं या किसी अदर थर्ड पार्टी को देते हैं तो इसमें भी कुछ फर्क आता है क्या? इनकम टैक्स की धारा 56 में रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी गई हुई है। उसमें जो डायरेक्ट रिलेशंस में उनको आप गिफ्ट देते हैं तो वो टैक्स फ्री है, बाकी अन्य को आप दोगे तो टैक्सेबल, अच्छा, वो टैक्सेबल गिफ्ट टैक्स लग जाएगा सर आपको। और उसमें भी कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बड़ा अमाउंट आप गिफ्ट में दे रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड आप करा लीजिए। कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड डीड के थ्रू आप करिए, तो सेफर साइड रहेंगे आप। अच्छा अच्छा और जैसे कि मैंने पहले बोला, आप अनसर्टेन इनकम को, एकदम से कमाई हुई इनकम को नहीं गिफ्ट करें, पहले उस पर टैक्स दे दें सरकार को, और रिटर्न फाइल्ड वो एक अर्न सोर्स से आनी चाहिए, वो अनएक्सप्लेन्ड सोर्स से नहीं आनी चाहिए आपकी, नहीं तो वो अनएक्सप्लेन्ड मनी कहलाया जाएगा। दोनों फंस जाएंगे, देने वाला भी और लेने वाला भी। हाँ, क्योंकि आजकल नियमों में भी काफी सख्ती हो गई है और पेनल्टी भी भारी भरकम हो गई है, भारी भारी, तो बचने का रास्ता छोड़ उस पे दीजिए। 60% और 30% के स्लैब्स लागू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा वो क्योंकि एनोमिनस गिफ्ट माना जाता है, अनएक्सप्लेन्ड गिफ्ट माने जाते हैं ना, इसलिए। अरविंद जी, हमने स्वास्थ्य की बात की, निवेश की भी बात की है, टैक्स सेविंग की तो चली रही है। एक जीवन सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस सेक्टर भी काफ़ी कुछ आपके लिए भरपूर दे रहा है विकल्प। तो जीवन सुरक्षा की अगर बात की जाए, ऐसी कौन सी स्कीम या ऐसा होता है, बगैर नाम बताए, उसमें हम कहेंगे किसी कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, जी जी जी, कि जहाँ से टैक्स बेनिफिट भी मिलता है उसको, जीवन सुरक्षा भी होती है और निवेश भी हो रहा है, तिहरा लाभ। जैसे मैंने आपको कहा कि टर्म प्लान्स हम जो भी लेते हैं, टर्म प्लान्स मतलब आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को एक लमसम अमाउंट मिलता है। बिल्कुल। फिर दूसरा होता है आरओपी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम के नाम से टर्म प्लान्स होते हैं। अच्छा। उसमें आप एक निश्चित रकम एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं, और उसके बाद एक वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आपको हर साल एक निश्चित रकम मिलना शुरू होती है, और वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। उसके बाद आपको लमसम आपका पूरा पैसा भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए एक स्कीम है कि आपने 1 लाख रुपए आपको जमा करना है 10 साल तक के लिए। जी। 11वें साल को छोड़कर 12वें साल से आपको हर साल 1,13,000 1,15,000 रुपये आपको मिलना शुरू होते हैं अगले 12 सालों के लिए। और 13वें साल में आपको फिर एक लमसम अमाउंट मिल जाता है।
तो आपको अपने निवेश पर बहुत एक बेहतरीन रिटर्न मिल जाता है। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप इस तरह की किसी स्कीम में आप पैसा डाल सकते हो, और ये जो 1 लाख रुपए आप जमा करते हैं उसका 20 गुना तक आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो बचत की बचत हो गई, अपने एक सटन समय के बाद आपको पैसा वापस मिलना शुरू भी हो गया, और आखिरी में बोनस भी मिल गया। ऐसी स्कीम्स है मार्केट में। बिल्कुल सही है। तो सलाहकार से आप जब भी मिलेंगे किसी वित्तीय सलाहकार से, वो आपको गाइड करेंगे किन किन कंपनी में लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा। पीयूष जी, सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ प्रावधान है आयकर में, वो क्या है? सीनियर सिटीजन के लिए एक तो 50,000 तक का जो उनको एफडी और सेविंग बैंक से ब्याज मिलता है वो एग्जेम्प्टेड है। जी जी। बेसिकली ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो 60 इयर्स के थे उनको 3 लाख तक टैक्स नहीं था, और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स थे 80 इयर्स एंड अबव उनको 5 लाख तक नहीं था। लेकिन जब से ये न्यू टैक्स रिजाइम आई है तो ये सबके लिए पैरेलल चल रही है। इसमें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर टीयर सिटीजन का कोई अभी कंसेप्ट रहा नहीं है। लेकिन जैसे आप पीपीएफ अकाउंट आप खुलाते हैं या एफडीज आप कराते हैं, तो कहीं कहीं बैंक क्या रहता है कि 0.5% या 1% सीनियर सिटीजन को अच्छा रिटर्न देते हैं, तो वो एडिशनल इंटरेस्ट देते हैं, तो वो एक अच्छा निवेश का ऑप्शन बन सकता है। और मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन को जो पैसा उनको पेंशन में, रिटायरमेंट में, ग्रेजुएटी में जो मिल रहा है उनको एफडीज में लगाना चाहिए, ताकि उसका रिटर्न अच्छा रहता है उसमें। और 50,000 तक टैक्स फ्री है जी। और सीनियर सिटीजन अगर आप हैं, मेडिक्लेम ले सकते हैं। मेडिकल, हाँ, सीनियर सिटीजन अगर अपना मेडिकल क्लेम करा लें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनके शारीरिक जोखिम बढ़ जाती है, और उसको वो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं उसमें। जी जी। अरविंद जी, ट्रिपल ट्रिगर यहाँ भी नज़र आता है कि जैसे हमने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको तीनों लाभ मिल रहे हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में सिस्टम ऐसा हो रहा है कि पेंशन का कंसेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बल्कि हो ही गया लगभग, और कॉरपोरेट में पेंशन का कोई होता नहीं है कंसेप्ट इस तरह से। तो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिसमें कि आप अपने सर्विस पीरियड से अगर पैसा जमा करना शुरू करें तो पेंशन के रूप में वहाँ से राशि आपको मिलती है। ईपीएफ, पीपीएफ वगैरह इस तरह, एनपीएस हैं, एनपीएस है ना, तो यहाँ भी 3 तरह से ही उसको फ़ायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में पहुँचता है तो पेंशन वगैरह भी उसको आता है। तो वे कौन सी स्कीम है? मैं जस्ट अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था 1 लाख रुपए वाला, कि 1 लाख रुपए आप इतने समय तक के लिए जमा करिए। मान लीजिए आपकी 40 साल की उम्र है, तो आप अगले एक ऐसी स्कीम ले लीजिए जिसमें आप अगले 20 साल तक एक निश्चित अमाउंट जमा करते जाएं, और 21वें साल से आपको 99 साल तक की एज तक वो पैसा मिलता रहेगा। और ना सिर्फ आपको मिलेगा, आपके जाने के बाद आपके परिवार के जो भी सदस्य को आप नॉमिनेट करते हैं उन्हें भी वो पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो ऐसी स्कीम्स हैं मार्केट में, थोड़ा सा आपको सलाहकार से मिलना जरूरी होगा उसके लिए। जी जी जी। जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न, उसका जवाब यही है कि आपके रिटायरमेंट की तैयारी प्लानिंग में हो सकती है, आसानी से हो सकती है। आप 30 साल से 35 साल से अपनी रिटायरमेंट की प्लान कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए मेरा मतलब उन जैसे कि आजकल कॉर्पोरेट में जो हमारे यंगस्टर्स हैं भारी भरकम पैकेज के साथ जा रहे हैं वहाँ, तो उनके लिए क्या बेहतर रहेगा कि वो आने वाले समय के लिए आर्थिक रूप से मजबूती के लिए अपने एक नया प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे? देखिए क्या होता है, जितने भी यंगर जनरेशन आ रही है, अगर किसी अच्छी कंपनी में है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको मेडिक्लेम तो मिल जाता है, उनके लिए भी और उनके परिवार के लिए। तो एक उनके पास ये एक्स्ट्रा बचत है, तो अपनी इनकम का एक सर्टन परसेंटेज वो निवेश के रूप में डालें, चाहे वो गोल्ड खरीदें, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे इक्विटी मार्केट में डालें। कुछ पैसा, जैसे टर्म प्लान मैंने आपसे बोला कि उनको लेना चाहिए, और कुछ पैसा इस तरह के रिटायरमेंट प्लान में डालें। इसको हम रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं हमारी भाषा में। आप रिटायरमेंट प्लान की किसी स्कीम में डाल दीजिए, और जितना बड़ा पैसा आप अभी डालना चालू करेंगे उतना अच्छा रिटर्न आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, आपको बच्चों की एजुकेशन आ जाएगी, आपको घर बनाना पड़ सकता है, परिवार के बड़ों के बुजुर्गों की सेहत देखनी पड़ सकती है, फिर आपको बाहर घूमना फिरना जाना पड़ सकता है, बच्चों की शादी आ जाएंगी। तो वो प्लान अगर आप इस एज से शुरू करेंगे तो आप इतना सब करने के बावजूद भी आपके पास एक भरपूर पैसा रहेगा। बिल्कुल, जितनी अर्ली एज में प्लान करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पीयूष जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने से ट्रांसपेरेंसी तो निश्चित रूप से बढ़ी है, और अगल बगल झांकना भी लगभग कम हो गया, ख़त्म ही हो गया है। तो आयकर के नए नियम किस तरह की सख्ती दिखा रहे हैं और किस तरह का रिलैक्सेशन भी देते हैं कि बाई चांस गलती से किसी की कोई गलती हो गई तो वहाँ उसको क्या रिलैक्स देते हैं वो,
और नहीं अगर वो गलती पे गलती किए जा रहा है तो दंड के क्या प्रावधान आ रहे हैं? देखिए जो भी, मैं तो एक डिस्क्लेमर इसमें देना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका मोबाइल अगर उठा रहे हैं ना, जी, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसकी नज़र आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे है, बिल्कुल, क्योंकि वो बैंक अकाउंट्स का ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा, उससे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जुड़ा है। तो सबसे पहले सोच समझ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर किसी अनजान व्यक्ति को शेयर नहीं करें। बिल्कुल, और अगर आप कोई बड़ा छोटा ट्रांजैक्शन तो ठीक है, कोई अगर बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इनकम टैक्स ने कुछ ट्रांजैक्शन को नोटिफाई किया है कि ये वाले ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे आप 2 लाख रुपए से ऊपर का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप कोई फॉरेन ट्रिप यात्रा पे करते जाते हैं, मतलब अगर कुल आप मिला के ये है कि नियम काफी सख्त हैं और काफी सबकी सख्त हैं, नज़र में हैं, सबकी नज़र में हैं। इसलिए आयकर के नियमों को गंभीरता से लेकर के उनको फॉलो करें। आप और बैंक अकाउंट में कोई भी सेविंग में 5 लाख से ऊपर डिपॉजिट करेंगे, बिल्कुल सही है। आप करेंट अकाउंट में 1 CR से ऊपर डिपॉजिट करेंगे। पीयूष जी और अरविंद जी, अब समय हमें अच्छा, इजाजत ठीक है। नहीं देता है, समय लगभग हमारा हो चुका है कार्यक्रम का समाप्ति की ओर। दर्शकों, नए विषय के साथ हम अगली बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और पीयूष जी और अरविंद जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।